साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा। आज हम माइक्रो टीचिंग में प्रस्तावना कौशल को समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना कौशल एक महत्वपूर्ण कौशल है जो पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के बीच में कड़ी का काम करता है। जब भी आप कक्षा शिक्षण के लिए पढ़ाने जाएंगे, आपकी ड्यूटी है कि पहले आप बच्चों को जहां आज वो रुके हुए हैं वहां से अपने टॉपिक तक लाने के लिए कोई ऐसी युक्ति का उपयोग करेंगे जिससे कि बच्चे आपके साथ नए सब्जेक्ट में जुड़ जाएंगे। उस कौशल को हम कहते हैं प्रस्तावना कौशल, और टीचर के लिए इसमें प्रस्तावना कौशल में दक्ष होना मस्ट है। ऐसा कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, कि काम की अच्छी शुरुआत आधे काम के होने का संकेत देती है। शिक्षण से पहले कक्षा में अधिगम का वातावरण निर्मित किया जाना जरूरी है ताकि विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई की जाने वाली विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो जाए। नहीं तो पता लगा लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम जब जाएं तो हम कुछ इस तरीके का प्लान करें इंट्रोडक्शन, ताकि वो हमारे विषय वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए। किन किन तरीकों से कर सकते हैं हम प्रस्तावना निकालने का काम? उदाहरणों से कर सकते हैं, दृष्टांतों से कर सकते हैं, कहानियों के माध्यम से कर सकते हैं, नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, कोई दृश्य श्रव्य साधनों के माध्यम से कर सकते हैं, या प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से वह प्रश्न उत्तर से भी दी जा सकती है। ज़्यादातर लोग प्रश्न उत्तर का ही उपयोग आजकल करने लग गए हैं, लेकिन अगर प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी करते हैं तो हम बात करेंगे कि उनमें हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छा विन्यास प्रेरण सीखने के लिए आपको सबसे पहले उसके घटक सीखना पड़ेंगे, जो डिज़ायरेबल घटक हैं, कि जिन घटक के माध्यम से आप एक अच्छा प्रस्तावना कौशल तैयार करके और क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अपने विषय वस्तु को और विद्यार्थियों को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ घटक यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रीवियस नॉलेज है। आपको जब भी प्रस्तावना शुरू करना है, ये जानना चाहिए कि जहाँ पर आप प्रस्तावना निकाल रहे हैं वो बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या आता है उस विषय से संबंधित, और उसी विषय के अंत तक आपको लाके छोड़ना है। उसका क्रम निर्धारित है कि आपको जब उसको शुरू करना है, उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान तक लाना है, तो स्टेप बाय स्टेप सीधे सीधे आपको लेके आना है उसको। विषय के साथ संबंध, रिलेशनशिप अमंग कंटेंट, जो पढ़ाने जाने वाले हैं उस पढ़ाने जाने वाले विषय का और जो पूर्व ज्ञान है, जो हमारा प्रस्तावना कौशल है, दोनों को मैच करने वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एंड स्टेटमेंट, उद्देश्य और कथन। जब हम उद्देश्य प्रस्तावना कौशल का भी बनाएंगे तो वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, वो स्टेटमेंट के स्वरूप में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए उसने? कैपेबिलिटी फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट। जब भी आप इंट्रोडक्शन भी करेंगे तो वो इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए, ताकि जो विषय पढ़ रहा था और आप जिस विषय को आप पढ़ाने जा रहे वाले हैं वो आपके विषय की ओर क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए। कैपेबिलिटी ऑफ राउजिंग क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा भी पैदा करे। आपका जो विन्यास प्रेरण है वो बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने वाला भी होना चाहिए, ताकि उसको लगे कि अब आगे क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके हम लास्ट के क्वेश्चन में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे कि बच्चा निरुत्तर हो जाता है, तो हमारे को फिर बताना पड़ता है कि स्टेटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एम्स देते हैं हम कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तब जब हमारे पास समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है, बच्चा निरुत्तर होता है, हम कहते हैं कि आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। एक हमने प्लान किया है कि इंट्रोडक्शन के स्किल्स को प्रैक्टिस के माध्यम से हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में अभ्यास कौशल है। हर चीज़ का अभ्यास बार बार करना है ताकि उसमें क्या हो जाए, वो दक्ष हो जाए। तो एक हमने सैंपल बनाने की कोशिश की है सूक्ष्म शिक्षण विन्यास प्रेरण की। सामान्य जानकारी हुई, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, दिन दिनांक, समय अवधि। प्रकरण में जरूर हम लिखेंगे विन्यास प्रेरण कौशल का अध्ययन। इसमें कॉलम छात्र अध्यापक का, यहाँ भी छात्र अध्यापक बैठे हुए हैं, लेकिन जो टीचिंग कर रहा है उसका नाम हमने शिक्षक रखा है, और जो सुन रहा है उसका नाम विद्यार्थी रखा है, और घटकों का एक कॉलम बना के रखा है। इसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से प्रस्तावना निकालने का प्रयास किया गया है। पहला प्रश्न हम करते हैं, काम करने के लिए हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो हमारा विद्यार्थी बैठा हुआ सामने छात्र अध्यापक, वो उत्तर देगा काम करने के लिए हमें ऊर्जा खाद्य पदार्थ से प्राप्त की जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्ण वाक्य में होना चाहिए, सिर्फ खाद्य पदार्थ नहीं बोलेगा, ताकि जो बच्चों ने प्रश्न नहीं सुना उनके भी समझ में आ जाए कि क्या प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अब जो प्रश्न अगला बनेगा वो यहाँ से निकलेगा, सीक्वेंस क्रम बंद
होना चाहिए और वो ले में बना हुआ रहना चाहिए ताकि हमारा कंसेप्ट समझ में आता रहे। दूसरा प्रश्न हमने खाद्य पदार्थ कहाँ उगाए जाते हैं? खाद्य पदार्थ खेतों में उगाए जाते हैं। खेती करने वाले खेती हर देश का कोई नाम बताइए। हमने लिखा खेती करने वाले खेती कर देश का नाम भारत है। ये घटकों को हमने नंबर दे दिए थे, आगे जितने भी घटक थे उनको हमने नंबर दे के रखे थे। जहाँ जहाँ जो घटक यूज़ किया जा रहा है हम यहाँ नाम लिखने की जगह क्या किया, हमने उनके नंबर डाल दिए हैं ताकि हमको पता लग जाए कि हम सारे घटकों का यूज़ कर रहे हैं। तो भारत आया, हमने फिर पूछा कि भारत में सबसे अधिक किस अनाज की फसल उगाई जाती है। बच्चों को मालूम है, जो छात्र अध्यापक हमारे बैठे हुए हैं, भारत में सबसे अधिक चावल की फसल उगाई जाती है। अब हमारा एक्चुअल जो प्रश्न था, जो समस्यात्मक प्रश्न बनने वाला था, वो प्रश्न आ गया। अंतिम प्रश्न होता वो कि चावल उगाने की प्रक्रिया को समझाना, ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। यही समस्यात्मक प्रश्न जो है वो हमारा डिक्लेरेशन वाला कथन बनेगा। हम लास्ट में बोलेंगे आज हम चावल उगाने की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैंक यू।